अब हम डिस्कस करते हैं कि मर्केंटाइलिस्ट थॉट कैसे काम करता है इकोनॉमिक इश्यूज पे। हमारे देश में जितने भी इकोनॉमिक इश्यू हैं उन इश्यू पर ऐसे लोग जो व्यापारिक दृष्टिकोण रखते हैं उनकी क्या सोच है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पॉपुलेशन। Mercantilists encouraged the large population for making the nation military strong and for increasing its productive capacity. They believed that the cheap and abundant supply of labor would keep the cost of production low. This would enable the country to sell its commodity at lower price in the international market. जी हाँ दोस्तों, तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि मर्केंटाइलिस्ट जो थॉट होता है वो इस बात को सपोर्ट करता है कि जनसंख्या अधिक होनी चाहिए, जिससे देश की सेना मिलिट्री तौर पे भी स्ट्रांग होगी और यहाँ का प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगा। और ये ऐसा विश्वास करते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से सस्ती लेबर भी मिल जाएगी जो हमारी उत्पादन की लागत को कम करेगी, और उत्पादन की लागत को कम होने से उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगा, तो इंटरनेशनल मार्केट में हम उन वस्तुओं को अच्छे और कम दामों में बेच पाएंगे। तो पॉपुलेशन के बारे में मर्केंटाइलिस्ट लोगों का ये सोचना है। फिर हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसा कि हम अर्थशास्त्र में जानते हैं कि 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके विषय में मर्केंटाइलिस्ट क्या कहते हैं? द मर्केंटाइलिस्ट वांटेड टू यूटिलाइज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज एक्सटेंड सो एज द प्रोड्यूस मोर, एक्सपोर्ट फॉर मोर, इम्पोर्ट लेस। अब आप देखिए, ये इस विचारधारा पे काम करते हैं। ये चाहते हैं कि देश में उत्पादन के साधनों का इस स्तर पर उपभोग हो कि उसके बाद कोई गुंजाइश ना हो, मतलब अधिक से अधिक उसका उपभोग होना जरूरी है। तीसरा हम बात करते हैं इंटरेस्ट। ब्याज को लेकर के व्यापारिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यापारवादियों की क्या सोच है? यस, they favored the interest taking for the loan and ground on the lending helped the poor and young merchant. It also lead the employment and saving of it. मतलब आप ये देखिए कि इन्होंने यहाँ भी अपने आप को सहमत रखा कि हाँ, देश में ब्याज की व्यवस्था होनी चाहिए, ब्याज पे पैसा उधार मिलना चाहिए, क्योंकि ब्याज पर पैसा उधार मिलने से जो यंग लोग हैं, यंग व्यापारी हैं, उनको सपोर्ट मिलता है, वो आगे बढ़ते हैं और लोगों में पैसा बचाने की प्रवृत्ति भी होती है। फिर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, वो है वैल्यू। वैल्यू के हिसाब में इन्होंने ये क्लियर किया मर्केंटाइलिस्टिक थॉट ने कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसी से वस्तु की वैल्यू डिसाइड होनी चाहिए। बट ये मानते हैं कि प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग बात है। इस बात से इन्होंने नकारा नहीं कि प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग बात होती है, बट फिर भी ये चाहते हैं कि वैल्यू किसी भी वस्तु की तभी डिसाइड हो जो इस बात पर डिसाइड होनी चाहिए कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। ये बहुत स्ट्रांगली टैक्सेशन को एग्री करते हैं। ये चाहते हैं कि देश में मल्टीपल टैक्स सिस्टम होना चाहिए और ये चाहते हैं कि देश में हर व्यक्ति को टैक्स देना चाहिए और उससे जुड़े बेनिफिट को उठाना चाहिए। कमर्शियल रेगुलेशन, तो मर्केंटाइल सिस्टम में मर्केंटाइलिस्टिक लोग सोचते हैं, उनका ये विश्वास करना है that the commercial regulation were essential for the maximizing the social welfare. सामाजिक कल्याण तभी संभव है जब इन पर किसी तरह का कोई रेगुलेशन होगा। और रोल ऑफ स्टेट के बारे में बोलते हैं, द मर्केंटाइलिस्ट रिगार्डेड द स्टेट एज द सुप्रीम पावर ऑफ द कंट्रोलिंग द ऑल एक्टिविटी ऑफ द पीपल। ये मानते हैं कि हम कितने ही मर्केंटाइलिस्टिक हो जाए, लेकिन सुप्रीम पावर जो होगी वो स्टेट की होगी, राज्य की होगी, राज्य की सरकार की होगी। स्टेट वाज द मास्टर एंड इट्स सिटीजन एंड सर्वेंट्स। द मर्केंटाइलिस्टिक बिलीव दैट द स्टेट इंटरवेंशन was necessary to solve the problem of the society. ठीक है, तो चूंकि मर्केंटाइलिस्टिक फिलॉसफी डेवलप हुई थी 15th और 16th सेंचुरी में, और तब ब्रिटिश एम्पायर का इन्वॉल्वमेंट था पूरी तरह से व्यापार में, इंपीरियलिज्म में, इसलिए इन्होंने स्टेट की रोल को कभी नजरअंदाज नहीं किया। तो अब हम चलते हैं कि मर्केंटाइलिस्टिक सिस्टम पिटा क्यों, ऐसी कौन सी बातें थी जिसने व्यापारवाद को नकार दिया, क्या था वो जो व्यापारवाद के विरोध में रहा? वो था मर्केंटाइलिस्टिक हैड गिवन अनड्यू इंपॉर्टेंस टू द गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल। ये अनावश्यक तौर पर सोने को, चांदी को और अन्य मूल्यवान धातुओं को महत्व दे रहे थे, क्योंकि मर्केंटाइलिज्म जब डेवलपमेंट की कगार पे था तब सोना, चांदी और प्रीशियस मेटल पे ही ध्यान दिया जा रहा था, जबकि अन्य मूल्यवान वस्तुओं पर ध्यान नहीं गया था। ये इसकी सबसे बड़ी आलोचना रही। They unnecessarily undermined the importance of the agriculture and extraordinarily give the priority to trade
एंड कॉमर्स इन द कंट्री। तो देखिए इन्होंने देश में अनावश्यक तौर पर एग्रीकल्चरल को साइड में किया, दरकिनार किया, उस पर पूरा फोकस नहीं किया, और किया तो भी एग्रीकल्चरल में वहां किया जहां कमर्शियल एग्रीकल्चरल होती है, और नतीजा ये रहा कि हर किसान ये चाहने लग गया कि अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन करो ताकि ट्रेड और कॉमर्स में वो आगे आ सके। तो किसानों को भी यहाँ व्यापारिक बना दिया गया। द क्रिटिक हैड not accepted their view that only a favorable balance of the trade would bring the prosperity and richness in the country। और ये भी सच है कि मर्केंटाइलिस्टिक सिस्टम में और मर्केंटाइलिज्म में ये माना जाता है कि जितना मर्केंटाइलिज्म डेवलप होगा उतनी ही प्रोस्पेरिटी और रिचनेस बढ़ेगी, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़ेगा। लेकिन ऐसा सच नहीं है, आलोचक इस बात को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बहुत से देश अभी भी इस विश्व में ऐसे हैं जिनका बैलेंस ऑफ ट्रेड तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी प्रोस्पेरिटी और उनकी रिचनेस, उनका हेल्थ लेवल बहुत डाउन है। फिर द मर्केंटाइलिस्ट थॉट ऑन द वैल्यू, यूटिलिटी, कैपिटल, यूजरी वाज अटमोस्ट वेग्यू, इम्परफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। और मटेरियलिस्टिक थॉट जो भी है वैल्यूज पे, प्रो कैपिटल पे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, यूटिलिटी पे भी, वो भी सब इम्परफेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्लियरेंस कहीं भी नहीं है, क्योंकि व्यापारी का कोई भरोसा नहीं होता। व्यापारी अपने मुनाफे के लिए कब फिलॉसफी चेंज कर दे, अपना आइडियोलॉजी चेंज कर दे, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। The critics did not recognize their view that the interest of the nation and the individual were in the conflict with each other। देखिए यहाँ पे आलोचकों ने ये बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए ठीक तरीके से कि क्या एक राष्ट्र का हित और एक व्यक्ति का हित आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है, बल्कि कई मुद्दों पर ऐसा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हमें ये जानना होगा कि मर्केंटाइलिज्म की ये जितनी भी प्रॉब्लम्स और आलोचनाएं रही है, इसकी वजह से मर्केंटाइलिज्म कुछ कंट्रीज में डेवलप नहीं हो पाया और कुछ कंट्रीज में अडॉप्ट नहीं हो पाया। चलिए, हमारा ये क्वेश्चन जो था वो था कि मर्केंटाइलिज्म क्या है, जिसका हमने डिस्कशन हमारे पार्ट फर्स्ट में किया। फिर हमने डिस्कस किया मर्केंटाइलिज्म के डिफरेंट व्यूज क्या है, वो हमने सेकंड पार्ट में कॉन्सेप्ट किया, और थर्ड पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट किया कि मर्केंटाइलिज्म फॉलो करने वाले मर्केंटाइलिस्टिक लोगों की इकोनॉमिक व्यूज पर क्या, इकोनॉमिक इश्यूज पर क्या व्यू है, वो डिस्कस कर लिया, और हमने इसकी आलोचना भी कर ली। आई होप कि मर्केंटाइलिज्म के पूरे सिस्टम को आप समझ गए होंगे।